हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम भूमि में अशुद्धि कब ज़्यादा होती है और भूमि को शुद्ध कैसे किया जाता है, इसके ऊपर आपको हम कुछ समझाने वाले हैं। कई बार जिस भवन में आप रहते हैं, ऊपर से सब कुछ वास्तु के हिसाब से अच्छा कर लेते हैं, लेकिन भूमि में कई बार ऐसी शल्य, ऐसी हड्डियां होती हैं जो व्यक्ति के जीवन में नाना भांति के संकट उत्पन्न करती हैं। और समझ में नहीं आता कि हमने ऊपर से तो पूरा वास्तु के हिसाब से भवन बना लिया है, लेकिन फिर भी इतना क्यों नुकसान हो रहा है, इतनी क्यों हानि हो रही है। जानिए एक बहुत ही अच्छे विषय के बारे में। आज का पंचांग भी देखते हैं। 28 सितंबर सन 2021 दिन मंगलवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि सप्तमी, आज 7वां श्राद्ध है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। कई बार हम वास्तु के हिसाब से भवन बनाते हैं। वास्तु के हिसाब से भवन बनाने के बाद भी हमें नाना भांति की तकलीफ़ें महसूस होती हैं। कई बार वंश वृद्धि नहीं होती उस स्थान पर, कई बार धन वृद्धि नहीं होती उस स्थान पर, कई बार जब से हम उस स्थान पर जाते हैं, नाना भांति के रोगों और संकटों में हम घिर जाते हैं। मन में ये बात आती है, एक वास्तुशास्त्री से बात की, दूसरे को बुलाया, अनेकों प्रकार के वास्तु के कार्यक्रम सुनकर देखकर हम अपने मन से बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन बात बनती नहीं। दो बातें हैं, वास्तु अपनी जगह है और व्यक्ति का भाग्य अपनी जगह है। भाग्य के लिए हमें जन्म पत्रिका या हाथ की रेखाओं का सहारा लेना चाहिए। उन्हें दिखा करके, कुंडली दिखा करके, कहीं वास्तु में कमी इतनी नहीं है, हमारे भाग्य में कमी ज़्यादा हो, तो दोनों तीनों चीज़ों का अध्ययन अच्छे से करा लें और पता लगा कि हमारी कुंडली की रफ्तार भी सही है, हाथ की रेखाएं भी सही हैं, लेकिन हमारे घर में ही वास्तु कुछ है और समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे साधकों, कई बार भूमि में कुछ ऐसी शल्य होती हैं। शल्य किसको कहते हैं? हड्डी को शल्य कहते हैं। कई बार भूमि में ऐसी शल्य होती हैं कि यदि वो शल्य भूमि में हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत ध्यान से समझा दूं, और आप जितना मैं ध्यान से समझाऊं उससे दुगना ध्यान से आप समझें। क्या? वैसे तो ऐसी कोई भूमि नहीं जहाँ कहीं ना कहीं कोई हड्डी ना निकले, ठीक है, कोई शल्य न निकले, ये आपको सभी समझा सकते हैं। लेकिन शल्य किस हद से नीचे निकले तो उसका दोष नहीं होता, ये भी आप जान लें। जितनी नाप हमारी सामान्य रूप में होती है 5 या 6 फीट, ऐसे समझ लें। एक बित्ता 12 अंगुल का होता है और 10 बित्ते की नाप जो होती है उसके प्रमाण के बराबर भूमि नीचे ले लें, या ऐसे मान लें मोटी सी भाषा में कि एक व्यक्ति की जितनी नाप होती है करीब करीब 5 या 6 फुट के, वैसे इससे नीचे भी बहुत व्यक्ति होते हैं, इससे ऊपर भी होते हैं, लेकिन अमूमन आप इतना ही 5 से 6 फीट की माप लेकर के चलें। 5 से 6 फीट के नीचे भूमि खोदने पर यदि हड्डियां वगैरह निकलती हैं, शल्य निकलती हैं, तो कोई दोष नहीं है। और 5 फीट से लेकर के ऊपर की सतह तक यदि हड्डियां निकलती हैं तो वहाँ पर वास्तु के हिसाब से नाना भांति के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कौन सी शल्य कौन सा दोष उत्पन्न करती है, आइए हम आपको बताते हैं। यदि भूमि के भीतर गाय का शल्य हो तो राजभय होता है। राज से कोई दंड या कोई कानूनी रूप में हमें नुकसान हो सकता है। यदि मनुष्य की शल्य हो तो संतान के लिए अत्यधिक हानिकारक ऐसा होता है। बकरे का शल्य हो, बकरी या बकरे का, तो अक्सर ऐसे भवन में अग्नि का भय बना रहता है। घोड़े का शल्य हो
तो नाना भांति के रोग उत्पन्न होते हैं। गधे या ऊंट का शल्य हो तो अक्सर ऐसे भवन में हानि होती रहती है, चाहे धन की हो या शारीरिक रूप में हो। कुत्ते का शल्य हो तो अक्सर ऐसे घर में कलह क्लेश अक्सर होता रहता है और धन का नाश होता है। तो अभी आपने जाना कि किस किस प्रकार की शल्य नीचे हों तो क्या क्या हमें हानि हो सकती है। और भी अन्य प्रकार की शल्य होती हैं, लेकिन ये तो मैंने आपको मुख्य मुख्य उदाहरण दी हैं। कई बार आपने देखा नहीं कि भवन में जैसे ही हम किसी नए भवन में जाते हैं, घर में इतनी तू मैं इतना क्लेश, और कहते हैं ना इतना संकट होता है कि जैसे लोग कहें कि कुत्ते बिल्ली की तरह व्यक्ति लड़ते हैं। तो ये सब चीज़ों का असर ज़रूर आता है। वास्तुशास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा अपने आप में शास्त्र है और इसकी बातें झूठी नहीं हो सकती। दूसरी बात, अब ये शल्य निकलना कितनी दूरी के बीच में हमने बताया, हम 4 से 5 फीट ज़मीन के नीचे तक यदि ये सब चीज़ 5-6 फीट के अंदर तक होती हैं तो नुकसानदेह होती हैं, और 5, 5.5 या 6 फीट के बाद अगर कोई भी शल्य निकलती है ज़मीन में तो वो हानिकारक नहीं मानी जाती। आपने देखा हो बहुत लोग जब भवन बनाते हैं, नए प्लॉट को खरीदते हैं तो ऊपर की सारी मिट्टी हटा देते हैं और वहाँ शुद्ध मिट्टी भर देते हैं। ये इसका एक उपाय है कि भाई जब भी आप कोई ऐसा भवन लें तो वहाँ की ऊपर की कम से कम 3-4 फीट की मिट्टी अगर आपको उसमें शल्य निकलती है, जैसे आपने 1-2 जगह से खुदवा के देख लीजिए, उसमें कोई शल्य निकलती है तो फिर आप उसकी 4-5 फीट की मिट्टी हटवा करके शुद्ध नई मिट्टी डलवा दें तो कदापि उस भवन में दोष नहीं आएगा। दूसरी बात, ऐसा भी शास्त्र कहते हैं कि 2-4 रोज़ या 10 रोज़ वहाँ पर गायों के झुंड गायें ला करके बांधी जाएं, उनकी वहाँ सेवा की जाए। यदि आप मिट्टी वगैरह नहीं उठवा सकते हो, गाय का वहाँ पालन लालन हो, घास उन्हें खिलाया जाए, गाय वहीं भाई मूत्र गोबर वहीं सब हो जाए, उस गोबर मूत्र से वहाँ की बची भूमि को अच्छे से लेपन भी किया जाए तो भी दोष नहीं होता। वास्तव में गौ माता कामधेनु होती हैं, इसीलिए इनके गोबर से अनेकों प्रकार की भाई आजकल तो इनका गोबर कितना कीमती है, और शुरू से ही हमारे ऋषियों मनीषियों ने गाय के गोबर की महिमा बताई है। कितनी इनके गौमूत्र की कितनी औषधियाँ भी बनती हैं, औषधियों में काम आता है। कैंसर जैसी महा बीमारी में भी गौमूत्र अत्यधिक लाभदायक होता है। ऐसे ही वास्तु के लिए भी गौमूत्र नए भवन के अनेकों प्रकार के रोगों में, भय में, उसके पवित्रीकरण में गौमूत्र काम में लिया जाता है। तो या तो वहाँ गाय की व्यवस्था ऐसी की जाए तो भी ये दोष हट सकता है। अब एक सवाल आपका ये उठता है कि भवन तो बन गया, उसके ऊपर बहुत बड़ी इमारत भी बन गई या 2 मंजिला 3 मंजिला भवन बन गया, अब उसे कैसे खुदवाया जाए। तो ये एक सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, इसके लिए मैं अलग से कोई आपको विशेषांक बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में फिर क्या उपाय हो सकता है। लेकिन आज का सब्जेक्ट मेरा उन लोगों के लिए है, भाई सभी लोग ऐसा नहीं करते, तो बहुत लोग आज भी प्लॉट लेकर के मकान बनाते हैं, या अर्बन सिटीज़ की हम बात छोड़ दें, दिल्ली बड़े शहरों को छोड़ दें, तो बाकी तो भारतवर्ष में या विश्व में जहाँ भी कहीं लोग भवन अपने हिसाब से प्लॉट खरीद करके बनाते ही हैं, तो उनके ये सब्जेक्ट बहुत काम आएगा। अब बहुत लोग कहेंगे हम कैसे पहचानें ये हड्डी किसकी है किसकी नहीं है, आप वो भी सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, बस ये देख लीजिएगा 5-6 फीट तक कोई शल्य निकलती है और फिर दूसरी जगह खोदा जाता है, फिर शल्य निकलती है, तो वो भूमि शुभ नहीं है, उसका शुद्धिकरण आप लोग कर लीजिएगा, या तो उतनी मिट्टी हटवा करके, या जो मैंने 1-2 बातें आपको बताई हैं। ये भी संभव ना हो सके तो ऊपर की थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटवा दी जाए और उसके ऊपर फिर मिट्टी गिर दी जाए, कहीं बाहर से ला करके गोबर गौमूत्र को मिला करके वहाँ कुछ दिन लेपन किया जाए, और जब भवन बन जाए तो वहाँ पर एक बार गाय का पैर जरूर लगवा दीजिएगा, पढ़वा दीजिएगा, और उसमें अखंड रूप से 2-3 बार वर्ष के अंदर आप जो है रामायण जी का पाठ कराइए, 40-40 दिन की अखंड ज्योत की व्यवस्था रखिए, फिर बहुत अच्छा आपको उसका परिणाम मिलेगा। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं
हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। मेरे साथियों, हमने आपसे कुछ कहा था कि हम आपसे कुछ अपने दीक्षित लोगों से भी, और जो दीक्षित नहीं है वो भी किसी एक मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। हम कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, 2-4 रोज़ में आपको बता देंगे। नवरात्र आने से पहले पहले आश्विन मास के नवरात्र आप सबको बहुत अच्छे से रखने चाहिए। और जीवन में अगर आपने भवन खुद बनाया है तो किसी से उसका वास्तु मैप या वास्तु की विजिट भविष्य में करवा लीजिए, आपको लाभ मिलता है। या केवल वास्तु के लिए अपनी जन्म पत्रिका भी आप दिखा सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका भी 100% बता सकती है आपके भवन के किस हिस्से में वास्तु दोष लगा हुआ है और उस वास्तु दोष के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, ये बड़ा ही रिसर्च का सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा बहुत अच्छे से पता लग सकता है। और इसी के साथ साथ दूसरी बातें ये भी हैं कि इस जीवन में और भी नाना भांति की तकलीफ़ें होती हैं, नाना भांति की समस्याएं होती हैं। वास्तु सही है तो घर में या आपके जॉब में, बिजनेस में, शरीर में, तो उन सब चीज़ों के लिए भी एक बार अपने जीवन में आप इतना परेशान ना रहें। अपनी हाथ की रेखाएं अगर कुंडली वुंडली में आपको मालूम नहीं है, समय वगैरह का मालूम नहीं है, तो हाथ की रेखाओं के आधार पर भी आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।
Yo